हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इंस्ट्रक्चर फाउंडेशन। आज हम फिर से एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये क्लास 10th का केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। तो इसमें से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर। आइए देखते हैं एक करके और देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। देखो, सबसे पहली बात है आपको बता दी इस चैप्टर के बारे में कि जो है ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, जैसे कि मैं बता दूं कि आपका क्लास 10th में तो ये पढ़ा ही जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा 11th में और 12th में भी इसके बेसिक्स जो हैं, इसके बेसिक्स बहुत काम आते हैं। इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो भी आप कार्बन और इट्स कंपाउंड, इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेनली जो आपको 11th और 12th में पढ़ाया जाता है ये हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है सिलेबस आपका वो थोड़ा सा लिमिटेड है, आपको बहुत डिटेल में यहाँ पर नहीं बताया जाता है। इसके बस ओवरव्यू या ओवरव्यू तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि काफ़ी बेस से लेकर के बहुत मोटी मोटी चीज़ें बताई जाती हैं और कुछ इसके बॉन्डिंग वगैरह और उसके कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह बताई जाती हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके हम यहाँ देख लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्बन के बारे में ही इस पूरे चैप्टर के बारे में डिस्कस किया गया है। सिर्फ एक ऐसा अकेला एलिमेंट है जिसमें इसमें इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। एक बात मैं और बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि कार्बन के अलावा हमें यहाँ पर जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी के अदर जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में भी यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। लेकिन चूंकि कार्बन के बारे में हमें यहाँ पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है, तो कार्बन के हम उनके एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके दूसरे फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और उन सब के बारे में आगे करके स्टडी करेंगे। आगे करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई वी स्टडी about carbon separately। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हम कार्बन के बारे में अलग से हम क्यों पढ़ते हैं। कार्बन के बारे में जाहिर सी बात है मेरे मन में भी सवाल आया था जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था, जब मैं स्कूलिंग कर रहा था तो। और अभी मुझे पढ़ाते हुए काफ़ी टाइम हुआ, तो बच्चे भी मुझसे अलग से पूछते हैं कि सर ऐसा इसमें क्या है जो हमें इसके बारे में अलग से पढ़ना होता है। तो मैं आपके मन में भी ये सवाल आया, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपको हर जगह पर ही कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना। अर्थ क्रस्ट में मिलेगा, एटमॉस्फेयर में मिलेगा, जो हम वेजिटेबल्स इस्तेमाल करते हैं, जो फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पहनते हैं, इनफैक्ट हमारे अंदर खुद में भी कार्बन आपको मिलता है। आप जो भी अपने आसपास चीज़ें देख रहे होंगे उन सब में आपको कार्बन किसी न किसी फॉर्म में मिलता है। तो इसलिए कार्बन कार्बन के बारे में स्टडी करना इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको हर जगह किसी न किसी फॉर्म में मिलता ही मिलता है। जैसे मैं बता दूं कि अर्थ क्रस्ट में, अगर अर्थ क्रस्ट की बात करूंगा तो वहां पर कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलता है। वहां पर क्या मिलता है, ये कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलता है। और एटमॉस्फेयर में तो आप जानते ही हो, एटमॉस्फेयर में क्या है, ये CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म मिलता है, ठीक है ना। और हमारे अंदर, आपके अंदर, आपने जो चीज़ें पहन रखी हैं, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, चाहे आप जिस पे बैठे हो, चाहे जिस पर भी आप लेटे हो, चाहे जिस चीज़ में खड़े हो, या आसपास जितने भी चीज़ें हैं, जो बुक आप पढ़ रहे हो उस बुक में भी कार्बन होगा, आपके अंदर भी कार्बन होगा, जो आप खा रहे हो वो भी कार्बन होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो अक्सर बोला जाता है, डॉक्टर कहता है कि ऑर्गेनिक खाइए, ठीक है ना। वो क्या कहता है, ऑर्गेनिक खाइए। ऑर्गेनिक खाने का मतलब ये होगा कि ऐसी चीज़ें खाइए जो नेचुरल हो, और नेचुरल से जो भी चीज़ें मिलेगी वो आपको ऑर्गेनिक ही मिलेगा। ऑर्गेनिक मतलब उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में स्टडी करना अलग से जरूरी हो जाता है, ठीक है। ओके, तो अब हम कुछ इसकी अलग से प्रॉपर्टी स्टडी करके हम सीधा अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। जो हमारे पास जो अलग प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में करके स्टडी कर लेते हैं कि इसके हम क्या क्या कैसे इसको हम कौन कौन से हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उसको हम देख लेते हैं। टॉपिक्स हमारे पास सबसे जो है कि टेस्ट ऑफ कार्बन का हम टेस्ट कैसे करें। हाउ कैन वी टेस्ट कार्बन प्रेजेंस पर्टिकुलर थिंग्स। हम कैसे टेस्ट करेंगे कि कार्बन किसी भी जगह पर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको जान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसी भी लाइम वाटर को
किसी भी लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। ये बात याद रखिएगा, कोई भी लाइम वाटर होगा तो उसको क्या करेगा, वो मिल्की कर देता है, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डालते रहेंगे तो होगा क्या कि वो मिल्कीनेस भी उसकी चली जाती है। तो ये तो हमारे पास का टेस्ट है, ये कैसे हम इसको हम लैब में आसानी से कर सकते हैं, इसको हम लैब में भी कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन लैब में भी इसको आप आसानी से करिए, कोई इशू नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हम कैसे टेस्ट करें, कि कैसे ये टेस्ट करें कि कोई भी जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है कि नहीं है। जैसे कि आप कहोगे कि सर आपने कहा कि कार्बन जो हर जगह प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, हम कैसे चेक करें कि कहीं पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है कि नहीं है। तो वो प्रेजेंट करने के लिए आप लाइम वाटर लो, लाइम वाटर में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो उसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो आप टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लीजिए, उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड डालिए, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा उसके अंदर तो उसका कलर जो है मिल्की हो जाता है, मतलब दूध का कलर कितना सफेद हो जाता है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि आसपास जितनी भी चीजें हैं वहां पर या एटमॉस्फेयर भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। खैर, अब हम क्या करते हैं, दूसरा टॉपिक हमारे पास जो है, हमारे पास अगला टॉपिक जो है इसका बॉन्डिंग नेचर के बारे में। बॉन्डिंग नेचर क्या है, बॉन्डिंग नेचर में हमें देखना होगा कि ये जो भी कार्बन है, हमारे पास जो कार्बन है वो क्या करता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। वो क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे आसपास जितने भी कार्बन है, जो भी कार्बन हम जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। वो कभी भी आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, वो कभी भी आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, ठीक है ना। वो कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। दूसरी बात, सबसे पहली बात ये होगी हमारे पास कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ये पहला। दूसरा है कि ये टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टेट्रावैलेंट होता है। अभी जो कि हमने कोवैलेंट में हमने पढ़ा था, हम इसी चैप्टर में भी पढ़ेंगे। कोवैलेंट में हमने पढ़ा था, 9th भी आपने पढ़ा होगा, अगर आपके टीचर ने बताया होगा तो। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इस चैप्टर में बॉन्ड के बारे में डिटेल से बताऊंगा और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो मेनली जो होते हैं वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो टाइप के होते हैं। सैचुरेटेड में क्या होता है, वहां सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। सैचुरेटेड में क्या होता है, सैचुरेट होता है, और यहां पर जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। तो हमने देखा कि कोवैलेंट बॉन्ड मेनली हमारे पास तीन मतलब दो टाइप के ही हुए, एक सैचुरेटेड है, दूसरा अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि जो कार्बन होता है वो डबल, सिंगल, डबल, ट्रिपल में नहीं, वो वहां पर क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। उसकी 4 वैलेंसीज होती हैं। उसकी कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसीज होती हैं। चारों वैलेंसीज का इस्तेमाल वो करता है, चारों वैलेंसीज का वो इस्तेमाल करता है बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर आप इसके पास 4 जो वैलेंसीज हैं, इसकी यही 4 वैलेंसीज इसको स्पेशल बनाती हैं। यही क्या करती है, स्पेशल बनाती हैं। इसी वजह से ये क्या करता है कि अपनी चारों वैलेंसीज का इस्तेमाल करके ये तरह तरह के, बहुत सारे तरह के बॉन्ड, मतलब कि कई सारी चीजों से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। अब अगर हम इस सभी बॉन्ड का इस्तेमाल हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दें, या एक फंक्शनल ग्रुप को जोड़ें, फिर दूसरे से जोड़ें, फिर तीसरे से जोड़ें, तो इस तरह से ये न जाने कितने टाइप के बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। बॉन्ड फॉर्म करने से मेरा मतलब ये सिर्फ इतना है कि न जाने कितने टाइप के कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि कार्बन जो है बहुत वेरियस टाइप के जो है कंपाउंड फॉर्म करता है। इसी वजह से यही इसका एक स्पेशल रीजन है कि इसको हमें क्या करना पड़ता है, अलग से स्टडी करना पड़ता है। पहला रीजन मैंने बताया कि आपको हर जगह पर ये मिलेगा, हर जगह पर मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि इसका ये जो टेट्रावैलेंट बॉन्ड है, इस टेट्रावैलेंट बॉन्ड की वजह से, या जो इसकी टेट्रावैलेंसी है, टेट्रावैलेंसी से मेरा मतलब ये है कि टेट्रा का मतलब होता है, टेट्रा का मतलब 4, वैलेंसी का मतलब कि उसकी 4 वैलेंसीज है, ठीक है। वैलेंसी मतलब उसकी वैलेंस या वैलेंसी होगी उसकी। टेट्रा मतलब 4 होता है, यानी कि 4 वैलेंसी है उसकी। तो उसकी जो स्पेशलनेस है वो उसकी 4 वैलेंसीज की वजह से आता है कि अपने चारों जो वैलेंसीज है उसकी,
वो उसका इस्तेमाल जो करता है वो अलग अलग बॉन्ड को बनाने में करता है, या हम वो क्या करता है कि अलग अलग बॉन्ड को बनाने में भी कर सकता है, यानी कि मेरा मतलब कि चारों को अलग अलग एटम से जोड़ सकता है या चारों को एक ही एटम से जोड़ सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन कौन सी चीजों कि उसके पास अवेलेबल है और किसके साथ वो किस तरह का बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें जो है पहला पहला मैंने बताया कि ये हर जगह पर आपको अवेलेबल होगा, यानी कि इसकी अवेलेबिलिटी। दूसरा इसकी वैलेंसी दो चीजें जो होती हैं ये क्या करती हैं, इसको स्पेशल बनाती हैं। दो चीजें क्या बनाती हैं, इसको स्पेशल बनाती हैं। ये इसी वजह से ये क्या करता है कि इसकी वैलेंसी वजह से ये जो है वेरियस टाइप्स के क्या बनाता है, बॉन्ड फॉर्म करता है, वेरियस टाइप के बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, इसी वजह से हमें कार्बन के बारे में अलग से स्टडी करने की जरूरत पड़ती है। अब आप खुद सोचो कि कोई भी एटम है, कोई भी एटम मान लीजिए मैंने एक्स ले लिया, ठीक है ना, मैंने कोई भी एटम ले लिया, मैंने एक्स ले लिया, वो क्या करेगा, उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि वो बहुत ज्यादा तरह के टाइप के बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। लेकिन कार्बन जो होता है, कार्बन की चार वैलेंसीज होने की वजह से ये सभी के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और जब सभी के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और अलग अलग बॉन्ड को अलग अलग एटम के साथ बॉन्ड जोड़ सकता है, तो इस वजह से क्या होता है कि इसके जो वेरिएशंस हैं काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसी वजह से हमें जो है कार्बन के बारे में अलग से स्टडी करने की जरूरत पड़ती है। खैर आगे बढ़ते हैं। आई होप कि इतनी चीजें छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके जो टेट्रावैलेंसी हो गई, अब हम बात करते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन के बारे में। देखिए हम बॉन्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, बॉन्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो बॉन्ड के बारे में हमने सबसे पहले देखा कि ये टेट्रावैलेंस होता है, टेट्रावैलेंस होता है। दूसरा हमने देखा कि टेट्रावैलेंस के साथ साथ ये सेल्फ कैटिनेशन कहलाता है। ये सेल्फ कैटिनेशन भी होता है इसमें क्या होता है, सेल्फ कैटिनेशन कहलाता है, या सेल्फ कैटिनेशन इसमें होता है। ठीक है ना, अब इसमें बॉन्ड कौन सा होता है वो तो हमने देखा, कोवैलेंट बॉन्ड होता ही है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड होता ही है। सेल्फ कैटिनेशन का मतलब क्या है, टेट्रावैलेंस में देखा कि 4 वैलेंसी, हमने देखा 4 वैलेंसी, इसका मतलब ये हुआ टेट्रावैलेंस। सेल्फ कैटिनेशन मतलब ये हुआ कि सेल्फ मतलब कि खुद से, सेल्फ का मतलब खुद से, और कैटिनेशन मतलब होता है एडिशन, यानी कि अब खुद से एडिशन का मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है दूसरे कार्बन से आसानी से जुड़ जाता है। ठीक है, कार्बन जो है क्या करेगा, कुछ इस तरह से देखना जरा, कार्बन, एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन, इस तरह से ये लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। ये क्या कर सकता है, जो है लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है, एक के साथ दूसरा, दूसरे साथ तीसरा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 तो हमने बना रखे हैं, हमारे पास बोर्ड की जगह की कमी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 7 ही बना सकता है, ये 7 या 70 भी बना सकता है, 700 भी बना सकता है, 7000 भी बना सकता है। डिपेंड करता है कि किस तरह का कंपाउंड वो फॉर्म कर रहा है। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस तरह के कंपाउंड वो फॉर्म कर रहा है। तो ये ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी भी इसको बाकियों से अलग करती है। इसी वजह से हमें क्या है कि बहुत सारे तरह के आपको कंपाउंड देखने को मिलते हैं, बहुत सारे तरह के कंपाउंड देखने को मिलते हैं। इसी वजह से हमें कार्बन के बारे में अलग से स्टडी करने की जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, केमिस्ट्री में एक बात की जाती है कि कार्बन अकेला इतने कंपाउंड फॉर्म कर सकता है कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास होते हैं 118 या 120 एलिमेंट्स हैं, अब तक 120 एलिमेंट्स खोजे गए हैं, जिनमें से कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो इतने कंपाउंड फॉर्म कर सकता है जितना 119 मिल करके भी नहीं बना सकते हैं, ये जान लीजिए। इसीलिए कार्बन को हमें अलग से स्टडी करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कार्बन बहुत स्पेशल है हमारे सबके लिए। कार्बन की वजह से ही लाइफ है, कार्बन की वजह से ही लाइफ है, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे हैं वही सबको भोजन देते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो जानवर को भी भोजन देते हैं, वही भोजन हमको भी दे रहे हैं, और उन्हीं से ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे हैं उनको वो भोजन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन का। अगर एटमॉस्फेयर से
कार्बन चली जाएगी या कार्बन गायब हो जाएगी तो अगर हम ही सोचें कि सिर्फ ऑक्सीजन रहे, कार्बन बिल्कुल न रहे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहनी चाहिए, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो इस पृथ्वी से जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो पौधे हैं वो अपने भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। अगर उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो कभी भी अपना खाना नहीं बना सकते हैं, और जब खाना नहीं वो खुद नहीं बनाएंगे, अपना भोजन खुद नहीं बनाएंगे, तो वो खुद भी नहीं खाएंगे, वो खुद भी मर जाएंगे, और उसके साथ साथ जो उसके ऊपर डिपेंडेंट जो जीव जंतु हैं, ये हम और आप और जो बाकी जीव जंतु, वो सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए कार्बन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से पूरी लाइफ है, इसी वजह से पूरी लाइफ है, इसलिए हमें इसको अलग से स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे थे सेल्फ कैटिनेशन के बारे में। तो इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि ये कार्बन दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन यानी लगातार कार्बन अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ आसानी से ये जुड़ जाता है, ये जुड़ता चला जाता है, और जुड़ते चले जाने की वजह से क्या होता है कि तरह तरह के कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, कई सारे तरह के कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। जैसे कि मैं समझाने के लिए बताता हूं, जैसे मैं पहले लिखता हूं CH4, ये तो सिर्फ एक कार्बन हुआ, दूसरा में लिखा मैं दूसरा लिख देता हूं CH3, फिर CH3, तो यहां पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। फिर हमें लिखा 1 2 3, यहां पर H। अगर देखो मैं क्या करता हूं, अभी तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं CH3 CH2 और CH3। तो जब इसको बनाओगे आप डिटेल में, यानी कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यानी कि ये जो सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, ये कार्बन से लगा हुआ है, इस बात ध्यान दीजिएगा। कार्बन जो है कार्बन के साथ लगेगा तो 1 2 और इस तरह से हमारे पास ये बॉन्डिंग होती है। आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है, अब देखो यहाँ पर एक चाहे जिस कार्बन को ले लीजिए, उसने अपने चारों वैलेंसीज का इस्तेमाल कर रखा है, तो इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 रखे हैं, अब मैं चौथा एग्जांपल लूंगा तो 1 2 3 4, ठीक है। अब इन चारों पर जो है इसकी जितनी वैलेंसीज हैं सब पर कोई ना कोई एटम आकर के जुड़ जाता है। फिर पांचवा में एग्जांपल लूंगा, 1 2 3 4 5 हो गए, ये तो 6 हो गए, मान लीजिए 5 हो गए। फिर वहां पर 6 लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये 6 हो गए, 7 बनाए रखे। मतलब इस तरह से लगातार जोड़ते चले जाते हैं। इस तरह से इनका जो है आप सेल्फ कैटिनेशन इनका होता है। सेल्फ कैटिनेशन इसी तरह से होता है। सेल्फ कैटिनेशन मतलब होता है, कैटिनेशन मतलब होता है एडिशन, खुद को ही जोड़ना होता है, खुद को जोड़ने को सेल्फ कैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसी में क्या करना है हमको, अगर मैं इसी जगह पर मैं क्या कर दूं, कोई भी फंक्शन ग्रुप जोड़ दूं, मैंने H को हटा करके OH जोड़ दिया तो नया कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब यहां पर मैंने क्या किया, इसकी जगह पर मैंने फिर से क्या किया, दूसरा कंपाउंड जोड़ दिया CHO को, दूसरा फंक्शन ग्रुप जोड़ दिया, नया कंपाउंड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इस तरह से अगर हम हर जगह पर कुछ ना कुछ चेंजेस करते जाएंगे, मान लो यहाँ पर मैंने Cl लिख दिया, नया कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो आप यहाँ पर कंपाउंड जो है नया बना सकते हैं, कई सारे तरह के बना सकते हैं। जब अगर आप इस जगह पर कार्बन के साथ कोई नए कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, अगर आप उसमें जिसकी वैलेंसीज हैं उसमें दूसरे एटम आप जोड़ते चले जाएं, तो जोड़ते चले जाने की वजह से हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो नए बनते चले जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे, बहुत डिटेल से देखेंगे, पूरे चैप्टर में हमारे पास आने वाला है। हम ये सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कैटिनेशन के बारे में। फाइन, अब हम बात करेंगे, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अकरेंस ऑफ कार्बन। अकरेंस ऑफ कार्बन। देखिए मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है, केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है ये। अगर देखें केमिस्ट्री का ये सबसे बड़ा चैप्टर है, मतलब उसके हिसाब से देखें तो जो टॉपिक वाइज है, तो इसमें सबसे ज्यादा टॉपिक हमें डिस्कस करने पड़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब बहुत आसान चैप्टर है। चाहे इतना बड़ा वो चैप्टर हो ये, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है, बच्चों को बहुत आसानी समझ में आता है। लेकिन चूंकि बहुत बड़ा होने की वजह से बच्चे थोड़ा सा लगते हैं कि काफी बड़ा चैप्टर है, कैसे होगा, ऐसा बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर बहुत आसानी से हो जाएगा, आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे चैप्टर खत्म होगा या चैप्टर फिनिश होगा हमारे इस चैनल पर, मैं कोशिश करूंगा कि इसके कुछ जो है क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूं। लेकिन ये तभी क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा जब आप पूरा वीडियो आप हमारा देख लेंगे।
पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप जो है सारे जो है उसको जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसको आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे पूरा तो उसमें जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो वीडियो से ही होंगे और आप कभी भी उसमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्लीज जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी क्वेश्चन आगे मैं कराऊंगा चैप्टर खत्म होने के बाद वो वीडियो में जो भी चीजें मैंने डिस्कस कर रखी हैं उसी से बताए जाएंगे या उसी से हम पूछेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, जो भी क्वेश्चन होगा आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अक्रेंस ऑफ जो है कार्बन हम देखेंगे कि ये कहां कहां पर पाया जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये अर्थ क्रस्ट में, पहला अर्थ क्रस्ट में जो है पाया ही जाता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है कार्बोनेट्स के फॉर्म में। ठीक है, दूसरा हमारे पास एटमॉस्फेयर में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, तीसरा जो है हमारे जो कितने भी किसी भी लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग थिंग्स होता है, कोई भी लिविंग थिंग्स है तो वहां पर भी कार्बन जो है किसी न किसी फॉर्म में पाया ही जाता है। अब वो किसी भी फॉर्म में मतलब ये है कि किसी न किसी फॉर्म में वो कोई भी कंपाउंड के फॉर्म में रह सकता है। ठीक है, कार्बोनेट्स के फॉर्म में रह सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के या किसी भी दूसरे फॉर्म में रह सकता है। मतलब कि जैसे कि अगर मैं लिखूं कि ये C2H5OH है तो ये एल्कोहल है, ये तो एल्कोहल है, लेकिन एल्कोहल भी कार्बन का ही फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन होने से ये भी कार्बन का ही फॉर्म है। ठीक है ना। अगर मैं लिखूं यहाँ पर CH4 है, CH4 जो मीथेन गैस है वो भी क्या है, कार्बन का ही फॉर्म है। आपके पास जो LPG गैस है जो आप जिसमें आप बनाते हो वहां पर भी ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं तो वहां पर भी आपको कार्बन के फॉर्म में ही मिलता है वो। ठीक है, तो आपको जो ये एटमॉस्फेयर में हमारे पास जो है इसका अक्रेंस है वो आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपको यहाँ पर जो है आसानी से मिल जाता है। एक बात और कि अगर मैं इसके अक्रेंस के बारे में बात करूंगा तो अक्रेंस को मैं 2 तरह से बता सकता हूं। पहला है फ्री स्टेट में, ठीक है, और दूसरा है कंबाइंड फॉर्म में या कंबाइंड फॉर्म में हम इसको कह सकते हैं। फ्री स्टेट में हमारे पास ये सारे फॉर्म है कि आप आसानी से आपको कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में या कार्बोनेट में मिल सकता है। कंबाइंड फॉर्म में ये फॉसिल फ्यूल में मिल सकता है। ये क्या मिल सकता है, फॉसिल फ्यूल से मिल सकता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल मतलब कि कौन, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जैसे हमारे पास क्रूड ऑयल होता है, जो क्रूड ऑयल होता है जमीन से निकालता है, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं हम, जिससे हम उसी क्रूड ऑयल से हम लोग कई तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहला है पेट्रोल, फिर डीजल, तीसरा केरोसिन, चौथा मशीन ऑयल जिसको आप मोबिल ऑयल बोलते हैं। ठीक है, मशीन ऑयल के साथ साथ वैसलीन, पढ़ा है कभी, वैसलीन में लिखा होता है पेट्रोलियम जेली। जब भी आप वैसलीन इस्तेमाल करेंगे तो उसमें लिखा होता है पेट्रोलियम जेली, क्योंकि उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है जिससे हम जो वैसलीन होती है उसी से बनती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और भी बहुत सारे तरह के आपको इसमें प्रोडक्ट बनते हैं, छोटे छोटे बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो क्रूड ऑयल से बनते हैं। तो ये जितने भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो वो सब क्या किससे मिलता है, क्रूड ऑयल से ही मिलता है। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में भी ये हमें कार्बन के बहुत सारे फॉर्म देखने को मिलते हैं। और इस तरह से आप इसको देख सकते हो कि यहाँ जो है फ्री स्टेट के फॉर्म में भी इस तरह मिलता है और जो है कंबाइंड फॉर्म में भी इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, ओके फाइन। अब हम अगर हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है इसके एलेट्रॉप्स के बारे में। वैसे तो इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में और आपको स्टडी करना जरूरी होता है, आपको जानना जरूरी होता है कि जो है कार्बन किन किन फॉर्म में पाया जाता है। तो 2 फॉर्म में पाया जाता है, पहला फ्री स्टेट में, दूसरा कंबाइंड फॉर्म में। फ्री स्टेट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट के फॉर्म पाया जाता है, जबकि यहाँ पर जो है आपको फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में भी मिलता है। फॉसिल फ्यूल के में आपको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में और ये मशीन ऑयल और वैसलीन के फॉर्म में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब हमारे पास जो है अगला टॉपिक हमारे पास इसको भी लगाते हैं फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एलेट्रॉप्स। देखिए एलेट्रॉप्स के बारे में बात करें तो क्या होता है एलेट्रॉप्स। तो मैं आपको बता दूं कि पहले बात तो इसके कितने एलेट्रॉप्स पाए जाते हैं, फिर बताते हैं कि एलेट्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है ना। पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर कितने एलेट्रॉप्स हमें पढ़ने हैं। दूसरा डायमंड, मतलब पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, एंड तीसरा आपके पास
फुलरेंस, स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग जो है काफी बड़ी है, ठीक है ना। तो एलोट्रॉप्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एलोट्रॉप्स किसी भी एलिमेंट का वो फॉर्म होता है, या कह सकते हैं कि एक से ज्यादा फॉर्म में पाए जाने की वजह से वो जो दूसरे तीसरे फॉर्म होते हैं वो एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। मतलब कि कहने का ये है कि कार्बन का एक फॉर्म डायमंड भी है, और कार्बन का ही दूसरा फॉर्म ग्रेफाइट है, और कार्बन का ही तीसरा फॉर्म जो है बकमिस्टर फुलरेंस है। तो ये सभी क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स से मतलब ये है कि एक ही चीज के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पाए जाते हैं, एक ही चीज के जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पाए जाते हैं, एक ही जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप पाए जाते हैं, उसी को हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो कार्बन जो है एक, जब उसका अरेंजमेंट मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे डायमंड बनता है और कैसे ग्रेफाइट बनता है, क्या मेनली डिफरेंस होता है उसमें, वो भी बताऊंगा आपको, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स सिर्फ और सिर्फ एक चीज ये बताता है कि कोई भी एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के सॉरी उस एलिमेंट के एक फॉर्म, दो फॉर्म, जो तीन फॉर्म, या जितने भी फॉर्म पाए जा रहे हैं, या जितनी फॉर्म में भी वो मिलता है, वो सभी उसके एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। यानी कि एक फॉर्म से ज्यादा जो फॉर्म पाए जाएंगे वो सभी उसके एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। मतलब कि अगर मैं अकेला हूं तब तो ठीक है, अगर मेरे ही और भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है या दूसरे दूसरे रूप है, तो वो हमारे पास जो वो क्या कहलाएगा, वो एलोट्रॉप्स ही कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि जो कार्बन के डिफरेंट फॉर्म पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसके एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं, डायमंड्स हैं, ग्रेफाइट्स हैं, बकमिस्टर फुलरेंस है। हमको इनके बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में। हम पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। मेनली जो स्ट्रक्चर की डिफरेंस होती है वो हम देख लेते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर का क्या है, स्ट्रक्चर में तुम्हें समझाता हूं मैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डायमंड और ग्रेफाइट, पहला मैं दिखाता हूं डायमंड के बारे में। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो मेन डिफरेंस है वो क्या होता है कि मान लीजिए कार्बन है, कार्बन की जो चार वैलेंसीज हैं, मान लीजिए 1 2 3 4, ये चार वैलेंसीज है, ठीक है। चार वैलेंसीज के होने की वजह से क्या होता है कि डायमंड में इसकी चारों वैलेंसीज यूज हो जाती हैं। इसकी चारों वैलेंसीज क्या होती हैं, यूज होती हैं। तो होता क्या है कि यहां पर एक कार्बन लग जाएगा, फिर यहां पे एक कार्बन, यहां पे एक कार्बन, यहां पे एक कार्बन, फिर 1 2 3, फिर एक लगी हुई है, 1 2 3, एक लगी हुई है, 1 2 3। तो फिर अगले जगह पर सारे कार्बन लग जाएंगे, हर जगह पर कार्बन लग जाएंगे। ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है काफी कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से बनते चले जाते हैं। तो इनका आप देखोगे कुछ जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता चला जाता है। ठीक इस तरह से होता चला जाता है। ठीक है, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता चला जाता है। ये रहा, ठीक। और यहां पर भी कार्बन सेट कर सकते हैं, ये रहा। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो एक कार्बन होता है, ये रहा कार्बन, इसकी जो चारों वैलेंसीज हैं वो चारों की चारों वैलेंसीज की इस्तेमाल हो जाती है, यानी कि ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, जो कार्बन ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है उसकी सिर्फ 3 वैलेंसीज ही ये काम में लेता है। उसकी जो सिर्फ 3 वैलेंसीज ही काम में लेता है। उसकी एक वैलेंसी यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, भाई एक वैलेंसी एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अगर एक वैलेंसी की बात कर रहा हूं तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 की बात कर रहा हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 की बात करूंगा तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 4 की बात कर रहा हूं तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रेफाइट में उसकी 3 वैलेंसीज ही फिल हैं, या 3 वैलेंसीज ही काम पर लगी हुई हैं, तो इसका मतलब कि उसमें सिर्फ 3 बॉन्ड फॉर्म होंगे, चौथा बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। जब चौथा बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा कि वहां पर जो है ये जो है इलेक्ट्रॉन यहां पर इसका फ्री होगा। यहां पर क्या होता है, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। यहां पे लिख लो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
जिसकी वजह से होता क्या है, अब देखो इसकी वजह से नो, अब जो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो प्रॉपर्टीज निकल कर आती है। पहला, जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो जब इसकी चारों वैलेंसीज फिल होंगी तो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होने की वजह से इसमें रिजिडनेस आती है, रिजिडनेस आती है और हार्डनेस आती है, हार्डनेस आती है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसीज फिल हो जाती हैं। चारों वैलेंसीज फिल होने की वजह से ये काफी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है। काफी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनने की वजह से इसमें काफी ज्यादा हार्डनेस आ जाती है। इसी वजह से डायमंड जो होता है वो मोस्ट हार्ड मटेरियल होता है इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। ठीक, ये तो पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी बात, अब ये देखो मोस्ट हार्ड मटेरियल है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है उसके मुकाबले कमजोर होता है। ग्रेफाइट जो होता है आप थोड़ी सी चोट दोगे तो तुरंत टूट जाएगा ये, ठीक है ना। ये जो होता है, तो ये ग्रेफाइट जो होता है उसके मुकाबले कमजोर होता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि उसके मुकाबले कमजोर होता है, जिसके यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रेफाइट के बारे में उसके हार्डनेस बारे में सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ग्रेफाइट बारे में जो दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो दूसरा टॉपिक है। अब देखना यहाँ दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये आता है कि चूंकि इसकी चारों वैलेंसीज फिल है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, यहां पर नो इलेक्ट्रॉन फ्री, नो इलेक्ट्रॉन फ्री, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। जब फ्री नहीं होगा तो यहां पर कोई भी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या ऐसे लिख सकते हो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं होती है। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन यहां पर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए से होता क्या है, अब लेकिन ग्रेफाइट में यही प्रॉपर्टी, आपको यहां देखिएगा, यहां पर यही प्रॉपर्टी ग्रेफाइट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है इसमें। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से इसका एक इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। और कभी भी किसी भी मटेरियल में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही होता है। तो अगर इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा और फ्री होगा तो वो मूव कर सकेगा, क्योंकि कोई भी चीज फ्री होगी तभी मूव कर सकेगी। अगर वो बंधी हुई है तो मूव नहीं कर सकेगी, क्योंकि यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, मतलब कि इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं तो वो मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर सिर्फ तीन वैलेंसी, यानी कि तीन वैलेंसी की वजह से तीन इलेक्ट्रॉन ही बंधे हुए हैं, तीन इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बना रखा है, तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, जो फ्री होगा वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकेगा। और जैसे ही इसको हम सर्किट में लगाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। इसी वजह से ये ग्रेफाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ठीक है ना। कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज डायमंड डज नॉट, तो वहां पर आपको इसका आंसर ही लिखना है, ठीक है। और वही अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि व्हाई डायमंड इज मोस्ट हार्ड मटेरियल, या कह सकते हैं हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड व्हाइल ग्रेफाइट इज नॉट, तो आपको उसका आंसर भी यहां पर लिखना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं। तो ये आपको दोनों आंसर रहे आपके पास, ठीक है। तो पहली बात तो स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट के बारे में हमने देख लिया, स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर था, दूसरा था हार्डनेस के बारे में। हार्डनेस के बारे में बता दिया कि जो है ग्रेफाइट क्या होता है, डायमंड क्या होता है, यानी कि डायमंड जो है, डायमंड इज द मोस्ट हार्ड, या कह सकते हैं हार्डेस्ट मटेरियल, मोस्ट हार्डेस्ट, या ये मोस्ट हार्ड लगा दिए, मोस्ट हार्ड लिख लीजिए, मोस्ट हार्ड मटेरियल, ठीक है ना, इन द वर्ल्ड, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसका कंडक्शन के बारे में, इसका कंडक्शन के बारे में देख लेते हैं। कंडक्शन जो है यहां पर आप लिख लीजिए पहला पॉइंट कि ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी while diamond is not। ठीक, बात समझ में आ रही है। अगर नीचे हो गया ये तो बहुत नीचे हो गया तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं
जिससे कि आप आसानी से देख सको। ठीक है ना, इसको आप लिख लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, ओके फाइन, कॉपी कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। ओके चलिए, ओके फाइन। अब हमारे पास जो है डायमंड ग्रेफाइट के बारे में हमने पढ़ लिया है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है ना, अब हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो है डायमंड, ठीक है, डायमंड की यूज के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला यूज तो आप सभी जानते हो कि डायमंड का क्या यूज है। डायमंड का इस्तेमाल जो है ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आभूषण वगैरह ज्वेलरी वगैरह बनाने किया जाता है क्यों, और चूंकि ये काफ़ी जो है प्रीशियस मेटल होता है, मेटल तो नहीं होता है एक्चुअली, काफ़ी प्रीशियस होता है, तो इस वजह से इसका इस्तेमाल जो है काफ़ी चमकीला भी होता है। तो ये क्या होता है कि इसका इस्तेमाल हम ज्वेलरी वगैरह बनाने में भी करते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल जो है ग्लास कटिंग को करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ग्लास कटिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। और ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो होता है अलग अलग तरह के शीट वगैरह बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल पेंसिल की नोक बनाने में भी, वो भी ग्रेफाइट का एक फॉर्म होता है। ग्रेफाइट के वैसे कई सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, ग्रेफाइट के जो है कई सारे फॉर्म मिलते हैं, तो ये मत सोचिएगा ग्रेफाइट का पत्थर एक अलग होता है और ग्रेफाइट जो होती है पेंसिल वाली वो अलग होती है। तो ग्रेफाइट का कई सारे टाइप पाए जाते हैं, तो वो भी ग्रेफाइट का फॉर्म है। जो आप पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हो वो भी ग्रेफाइट का ही फॉर्म होता है, तो वो भी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। कभी भी आप दोनों तरफ से पेंसिल को उसको शार्प करके, अगर जैसे आप एक तरफ सर्किट में उसको लगाएंगे तो बल्ब जो आपका सर्किट में लगा होगा वो आसानी से जलने लगेगा। तो इससे भी आप पता चल जाएगा कि जो पेंसिल की नोक होती है वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। तो आपको करना क्या है कि उस पेंसिल की नोक को क्या करना होगा कि जो है सर्किट में अप्लाई करना होगा। सर्किट जो आपने सर्किट बनाई होगी वो सर्किट में जैसे ही अप्लाई करेंगे तो उसमें जो भी बल्ब लगा होगा वो तुरंत जलने लगता है। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है ना, यूजेस इसके सारे हो गए। यूज में आपको बस इतनी चीजें याद रखनी है। ठीक है, ग्लास कटिंग वगैरह या ज्वेलरी वगैरह का काम आता है। नेक्स्ट है जो है ग्रेफाइट का, मैं देख लेता हूँ, एक और बता दूँ मैं आपको ग्रेफाइट का जो यूज है। ठीक है ना, इसके यूजेस जो है मैं अगर बताऊँ आपको, इसके यूजेस में आपको बता दूँ कि पहला तो हमने बताया कि पेंसिल में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, दूसरा इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोड बनाने में। इसका इस्तेमाल जो होता है इलेक्ट्रोड बनाने में, जो ड्राई सेल होता है आपका, ड्राई सेल जो आप अपनी घड़ियों में लगाते हो, जो जितने बड़े बड़े ड्राई सेल्स होते हैं, या जो पहले टॉर्च वगैरह बनते थे तो टॉर्च वगैरह में बड़े बड़े ड्राई सेल्स लगते थे, उसके अंदर जो अगर कभी आपने सेल खोल के देखा होगा आपने बचपन में, तो अभी भी आप अच्छे ही हो, बहुत बड़े नहीं हो, तो अगर क्या है कि सेल अगर आपके हाथ लग जाए, उसको पुराना सेल मिल जाएगा अगर आपको, तो खोल के देखेंगे तो अंदर एक बड़ी सी रॉड होती है ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो वो एक तरह से का इलेक्ट्रोड होता है, और वो इलेक्ट्रोड क्या काम करता है, वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस करता है। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रोलाइसिस करता है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक तरह का केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो आपको कुछ वोल्ट तक की मिलती है। वहां पर लगभग 5 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक, या 0.5 से लेकर के 5 वोल्ट तक के जो है आपको वोल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रोड की तरह भी काम करता है। दूसरा जो है इसका इस्तेमाल रॉकेट साइंस में भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है रॉकेट साइंस में भी किया जाता है, रॉकेट साइंस में भी किया जाता है, क्योंकि इसका जो रॉकेट जो कुछ इस तरह का होता है, तो इसके आगे की तरफ यहाँ पर जो ग्रेफाइट की प्लेट लगा दी जाती है, क्योंकि ये जो होता है बहुत ज्यादा घर्षण को यानी कि फ्रिक्शन को बर्दाश्त कर सकता है, और फ्रिक्शन को बर्दाश्त करने की वजह से ये काफी ज्यादा मात्रा में हीट को बर्दाश्त कर सकता है, जिसकी वजह से ये जो रॉकेट का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उस पर भी इसको अप्लाई किया जाता है, उसकी कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से जो हीट होती है, जो फ्रिक्शन की वजह से जो हीट पैदा होती है उसको भी ये सहन कर सकता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग अब धीरे से। यूजेस तो हो गए, ठीक है, यही यूजेस है इसके, इसको याद रखिएगा आप लोग। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके क्या यूजेस हैं, इसके क्या यूज है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ओके फाइन, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले जो भी वीडियो बनेगा हमारा उसमें हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, प्लीज
प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए लोगों के साथ। अब कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। कमेंट आप लोग देख लेते हो लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं करते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर आप या तो कमेंट जरूर करिए, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं या जो भी मन में बात आई हो कमेंट में बताइए, और मैं अगले लेक्चर में उसको जरूर लेने की कोशिश करूंगा, अपने लेक्चर में समझाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।